होता था ना यहाँ पे, ये चाचा काका मामा नाना ये सब पहले, या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में आपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये विकास के बाधक तत्व हैं। जब किसी ईमानदार व्यक्ति को नौकरी देनी हो, ईमानदारी से उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर तक ईमानदारी नहीं दिखती थी। पहले जाति, और जाति में भी अगर कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति उसको नहीं, फिर पैसा, और फिर ये भी देखते थे कि पैसे के साथ साथ तो ये भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं भाई परिवार की कोई अयोग्य लड़की है तो उसका शादी के लिए कोई बरी मिल जाए, चले इसी बहाने इसके तय हो जाए, ये भी सब कारक बनते थे। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता था? प्रदेश को। प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता इससे प्रभावित होती थी। प्रदेश पिछड़ता गया। जब 2017 में मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लोग मुझे कहते थे कैसे चलेगा। मैं कहता था भाई उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश उन व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेशों में से एक है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, केवल उसको एक नेतृत्व की आवश्यकता है। यहां पे हमारे पास सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे साथ अधिकारियों की टीम भी मेरे साथ आ गई होगी। मेरे साथ तो मंत्री आए होंगे, अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी वही हैं, सिस्टम पूरा वही है। ये वही उत्तर प्रदेश है। जब भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गईं, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2016 में हम 14वें स्थान पर थे। यानी देश के अंदर अगर किसी निवेशक को चयन करना होता कि मुझे कहां निवेश करना है, तो हमारा नंबर 14वें स्थान पर था। क्या यहां कोई निवेश करता? अरे प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड की होती है, 14वें पे कोई नहीं जाता। और आज मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से अधिक अंतर आया है, दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये सभी प्रयास करने से होते हैं, टीम वर्क से होते हैं, और यही अपेक्षा आपसे भी की जाती है, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े, आपका जुड़ाव है वह भी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पिछले 4 वर्ष के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है हर व्यक्ति जानता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है,
ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, टीम वर्क है, एक टीम वर्क। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मैंने किया है। मेरी टीम, मेरा मंत्री परिषद है, मेरी टीम का पार्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, मेरी टीम का पार्ट हमारे कर्मचारी हैं। एक एक चेन जब बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तब विकास और योजनाएं आगे बढ़ती है। हर एक का अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, किसी के कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, और यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है और इसको करना होगा। शिक्षा में भी मैं जब 2017 में आया था, मार्च 2017 में, मान्यता ये थी प्रॉक्सी टीचर थे, शिक्षक जाता ही नहीं था स्कूल में। वो बेसिक शिक्षा परिषद से 35,000 से लेकर 45,000 तक वेतन लेता था, लेकिन बदले में 3,000 और 4,000 रुपये में किसी इंटरमीडिएट या बीए पास लड़के को वहां विद्यालय में भेज देता था। अगर बहुत गनीमत की, अगर उसने कृपा कर ली तो, अन्यथा नहीं जाता था। पूछते थे शिक्षक कहाँ हैं, मास्टर साहब कहाँ हैं, तो मास्टर साहब कहीं अपना दूसरे काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय में लिप्त है। आज कम से कम हर शिक्षक स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुआ है। प्रेरणा ऐप ने, मानव संपदा पोर्टल ने आज शिक्षकों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। स्कूलों के भवन जर्जर थे, मुझे आश्चर्य होता था। यानी जो कार्यदायी संस्था नहीं काम करती थी विद्यालय के निर्माण के। बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल का शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो विद्यालय निर्माण का काम करता था। ये काम कार्यदायी संस्था का है। किसी कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को देकर के उसकी क्वालिटी की जांच एक दिन में एक बार दो बार चेक करो, देखो, किसी की जवाबदेही तय करो। शिक्षक का काम शिक्षा, उन बच्चों को अध्ययन अध्यापन के साथ जोड़ना है। इस कार्य को जवाबदेही के साथ करे, और ये कार्य जब पूरी जवाबदेही के साथ होना प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम सामने आने प्रारंभ हुए। यानी 4 वर्ष में 1 वर्ष केवल हमारा कोरोना प्रबंधन में बीता है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम 1 मार्च से खोल पाए हैं। अभी भी वहां भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी हम लोग सतर्क हैं। कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हुई है, उसके पीछे किसी भी प्रकार से 4 वर्ष के दौरान 1 वर्ष कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते लगा। उस सब के बावजूद पिछले 4 वर्ष में लगभग 54 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। उनको नए सिरे से उनका प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को वहां पर भेजने का काम किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति कुछ नया दे सकता है अपने अपने फील्ड में। आपको अलग अलग विकास खंडों में जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण और उसकी व्यवस्था को एक सिस्टम के साथ जोड़ने में अपना योगदान देना है। एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर हो सकता है। हर एक विकास खंड की अपनी अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। उस पर आपके द्वारा अपने तरीके से कुछ नयापन किया जा सकता है, एक नया अध्ययन किया जा सकता है, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने या फिर एडी बेसिक के सामने या निदेशक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 बार 2 बार इस प्रकार के अवसर होने चाहिए, जब बहुत लंबा नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाए तो 5 मिनट का बनाएंगे तो वह लोग देख पाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, लेकिन बना सकते हैं। कहां की सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की अन्य सांस्कृतिक स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वहां पे जनसांख्यिकी की क्या स्थिति है, और कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेसिक शिक्षा परिषद बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
ये काम केवल एक अभिभावक का नहीं है, ये काम केवल एक शिक्षक का भी नहीं है, आपका भी उतनी बड़ी भूमिका इस पूरे कार्य में हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यालय उसका विद्यालय उसका कमांड एरिया का क्षेत्र है, लेकिन एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरा विकास खंड आपका कमांड एरिया का क्षेत्र है, जिसमें बेसिक शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन वहां पर कुछ नए उसके साथ आप कर सकते हैं जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं और ये कुछ नया करके दिखाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम ये शासन तय कर रहा है, शासन तय करता है, आपका परिषद तय कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम की तरह भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का आधार बनता है। देखिए, इसमें बहुत क्षरण हुआ है, याद करना, आज से 25 साल 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले जब खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने यहां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भ्रमण में जाते थे, उस समय उसका एक सम्मान भी था, उसकी गरिमा भी थी, और वे लोग जाते थे तो वह बड़े सम्मान के साथ लोग देखते भी थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका फोकस होता था। उस समय साधन नहीं थे तो भी वह लोग जाते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, अन्य साधन का उपयोग करके जाने का प्रयास करते थे, विद्यालयों में रुकते थे, उसके परिणाम सामने आते थे, बच्चों से पूछते थे। अब तो एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिया है। मैंने सुना इस बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ये कह रहे हैं आप उनको सबको प्रमोट कर दो। लेकिन हमें एक प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में खड़ी करनी होगी, और प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के हर बच्चे के मन में हो कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा, और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है। और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए, केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी होगी। और अभी तो 1 वर्ष से तो विद्यालय फिजिकली खुले ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तो 1 मार्च से हम लोगों ने रिस्क लेकर के भी खोले हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए हम इनको धीरे धीरे करके, पहले कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी सुरक्षा, क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे आ जाते हैं, और हाई रिस्क कैटेगरी के होने के नाते वहां पर हमें उन बच्चों की कोविड से बचाव के बारे में या अन्य जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होंगी उन सब से बचाव के बारे में हमें पहले से उसके बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और सतर्कता बरतने के साथ फिर प्रयास होना चाहिए कि कैसे फिजिकली उनकी क्लासेस प्रारंभ हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले चरण में, छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, उनको देखना चाहिए अक्षर ज्ञान है या नहीं है। हम वहां से शुरुआत कर लें, देखें वहां पर, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। तो स्वदेशी और पूरी पारदर्शी के साथ यहाँ पर बहाली की जा रही है। तो नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपे गए और साथ ही नव नियुक्त जो अधिकारी हैं उनको बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे।